नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भारत देश के संविधान के कुल 22 पार्ट हैं और इसमें 12 शेड्यूल लिखे गए हैं और जिनके तहत 395 आर्टिकल्स हैं। साथियों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10 के आर्टिकल 244 के बारे में बात करेंगे। यह शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन व कंट्रोल की बात करता है और यह कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल 5 है और शेड्यूल 6 के तहत उसके प्रावधान इसके अंदर लागू होते हैं। अब हमें संक्षिप्त में समझना पड़ेगा कि शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइबल एरिया में क्या फ़र्क है। साथियों, शेड्यूल एरिया ऐसा एरिया है जिसके जो ट्राइबल्स है, जो आदिवासी हैं, थोड़े बहुत मेन स्ट्रीम से यानी कि मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, जबकि जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं वह बिल्कुल ही मुख्य धारा से कटे हुए हैं, मेन स्ट्रीम से अलग अलग हैं। उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनका खान पान, रहन सहन सब कुछ बिल्कुल अलग पड़ता है। इसी वजह से वे ज़्यादा पिछड़े हैं। साथियों, हमारे देश में जो शेड्यूल एरिया है, लगभग 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे शेड्यूल एरिया आते हैं। इसमें सबसे पहले मैं कहूँ तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान का समावेश होता है। दूसरी ओर जो ट्राइबल एरिया है उसके अंदर सिर्फ आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों का समावेश होता है। साथियों, अभी ट्राइबल्स यानी आदिवासी कौन है, तो इनके लिए यही कहा जाता है कि ये आदि अनादि काल से जंगलों में, पहाड़ियों पे बसते हैं और ये मुख्य धारा से क्योंकि कटे हैं इसलिए इनकी अपनी अलग संस्कृति होती है, सभ्यता होती है। ये धर्म भी अपना अलग ही पालते हैं और हर तरीके से ये मुख्य धारा से कटे होने की वजह से इनका उतना विकास नहीं हो पाया है। आज़ादी के 75 सालों के बावजूद भी इनका जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है। इसीलिए इन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक अलग प्रावधान रखे गए हैं और राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार भी शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ के लिए अलग प्रावधान बनाती है, अलग स्कीम बनाती है और उनके लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एलिवेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए दोनों ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार तत्पर है। संवैधानिक रूप से वह बाध्य है कि इनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें अलग आयोजन करना है। इनके लिए बजट का भी अलग प्रावधान रखा जाता है। साथियों, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो शेड्यूल एरिया है वे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 से एडमिनिस्ट्रेट होते हैं और शेड्यूल 5 के तहत जो गवर्नर है वह जवाबदेही होती है। इसीलिए वह समय समय पर शेड्यूल एरिया के बारे में रिपोर्ट तैयार करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं। साथ ही यहाँ पर ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनानी होती है। ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल 20 मेंबर्स की होती है और इसके अंदर जो एमएलएज होते हैं, स्टेट एमएलएज जो शेड्यूल ट्राइब के होते हैं, उन्हें ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बनाया जाता है और एक चेयरमैन बनाया जाता है। यदि किसी स्टेट में 20 ट्राइबल मेंबर्स नहीं मिल पाते हैं तो वह ट्राइबल्स में से ही किसी को भी प्रतिनिधित्व दे सकते हैं और ट्राइबल जो एडवाइजरी काउंसिल है उसका काम है जो ट्राइब्स है, जो आदिवासी हैं, उनके डेवलपमेंट को देखना, उनके अधिवेशन को देखना, उनके अपलिफ्टमेंट को देखना, उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, उसके बारे में, वह विकास उनका कैसे हो, उसके बारे में उनको देखना होता है। साथियों, अब आता है कि लॉ एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरिया। अब कौन सा लॉ शेड्यूल एरिया में एप्लीकेबल होगा और कौन सा लॉ नहीं होगा, यह देखने की जिम्मेदारी भी गवर्नर की होती है। परंतु गवर्नर के पास कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि उसने किसी लॉ को लागू कर दिया और किसी लॉ को हटा दिया। और यह लॉ राज्य सरकार का कानून भी हो सकता है और केंद्र सरकार के कानून भी हो सकते हैं। यदि गवर्नर किसी भी कानून को लागू करता है या किसी भी कानून को हटाता है, इसके लिए उसे नोटिफिकेशन देना पड़ेगा और इस नोटिफिकेशन के बाद नए रूल्स बनेंगे, नियम बनेंगे। परंतु उसे इन नियम्स को
जो है बनाए हैं उसको ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल के पास भेजना होगा। उनकी कंसेंट आने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अप्रूवल के लिए भेजना होगा। तब जाके जो गवर्नर ने जो रूल्स बनाए हैं वह शेड्यूल एरिया में लागू होंगे। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं के विरुद्ध में जाके कुछ रूल्स बनाते हैं, मूलभूत जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे अलग जाकर अगर गवर्नर कोई रूल बनाता है तो उस रूल को भी मान्य नहीं रखा जाएगा। साथियों, जब हम ट्राइबल्स की बात करते हैं तो हमें पेसा एक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। सन 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट किया गया और इस 73rd अमेंडमेंट के तहत 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके 2 साल के बाद दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी को यह देखना था कि जो पंचायती राज सिस्टम है क्या उसे शेड्यूल एरिया में भी लागू किया जा सकता है या नहीं। तो दिसंबर 1995 में भूरिया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने बताया कि पंचायती राज सिस्टम को शेड्यूल एरिया में लागू किया जा सकता है, परंतु उनको अलग से कुछ प्रावधान देने पड़ेंगे, कुछ अलग से उनकी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। और कमेटी की इस रिकमेंडेशन को मद्देनजर रखते हुए पेसा एक्ट को बनाया गया। पेसा एक्ट अर्थात पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 के नाम से जाना जाता है। अब पेसा एक्ट के तहत यह बताया गया है कि शेड्यूल एरिया के जितने भी जल, जमीन, जंगल, जो कुछ भी है, जो भी संसाधन है, वह सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल्स के ही होंगे, ग्राम पंचायत के ही होंगे, ग्राम सभा के होंगे। इसमें ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा स्वायत्ता दी गई है और ग्राम सभा का जो सरपंच होगा वह हमेशा से ही शेड्यूल ट्राइब का होगा। पेसा एक्ट के सेक्शन 4G में स्पेसिफिकली कहा गया है कि ग्राम सभा का सरपंच सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब होगा, उसको शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रखा गया है। अब जो ये पेसा एक्ट है उसका काम ही ये है कि जो शेड्यूल ट्राइब है उनके डेवलपमेंट के लिए काम करे, उनके एलिवेशन के लिए काम करे और इसके अंदर बाहरी लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह सब देखने की जो जिम्मेदारियां हैं वह पेसा एक्ट में दी गई हैं। साथियों, क्योंकि मैं गुजरात की हूँ तो गुजरात की बात तो करूँगी ही। जब 1996 में पेसा एक्ट आया तो गुजरात पंचायत एक्ट की सेक्शन 9 और सेक्शन 51 में अमेंडमेंट किया गया और पेसा एक्ट को लागू किया गया। पर उसके बाद यहाँ पर 1998 में 95 से कहा जाए तो ठीक है, परंतु 1998 में पूरी तरीके से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और गुजरात का जो आदिवासी बेल्ट है उस आदिवासी बेल्ट में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा 2011 की जनगणना के हिसाब से आदिवासी रहते हैं। अब ये आदिवासी कौन से एरियाज में, कौन से जिलों में रहते हैं, तो वह है दाहोद, नर्मदा, डांग, तापी, भरूच, नवसारी, पंचमहाल, बड़ौदा, वलसाड़ और साबरकांठा में रहते हैं। इसके अंदर दाहोद, नर्मदा, डांग और तापी पूरी तरह से शेड्यूल एरिया है, जबकि भरूच, नवसारी, पंचमहाल, बड़ौदा, वलसाड़ और साबरकांठा में कुछ तालुका, कुछ तहसील में ही शेड्यूल एरिया आते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि 1998 में पूर्णतः से ये बीजेपी की सरकार आने के बाद उन्होंने क्या किया, जो भरूच जिला है उसके झगड़िया तालुका में 31 गांव हैं। उन 31 गांवों में से उन्होंने 6 गांवों में जो आरक्षण था उसको हटा दिया। और किस तरह से हटाया यह भी एक समझने की बात है। जो संविधान का शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5 के अंदर गवर्नर को किसी कानून को लागू करना या ना लागू करने की जो पावर है, उस पावर का, उस सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने 23 नवंबर 2001 को गवर्नर के थ्रू एक नोटिफिकेशन बाहर निकाला और उस नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने इन 6 गांवों में से जो आरक्षण था जिसमें ट्राइबल सरपंच बनता था उसको निकाल दिया और अब वहाँ पे लोग जनरल सीट बना दी गई है। तो इन्होंने अपनी मर्जी से, मनस्वी तरीके से, किसी प्रेसिडेंट की कंसेंट लिए बिना उन्होंने इस तरीके से शेड्यूल एरियाज में से जो आरक्षण था उसको निकाल दिया। और यही बीजेपी वाले कहते हैं कि हम तो शेड्यूल ट्राइब के लिए बहुत काम करते हैं
और हमने शेड्यूल ट्राइब के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। बड़े बड़े इनों के होर्डिंग्स लगेंगे और लग जाते हैं। अब 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। अब 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है तो देखिएगा इनके तमाम न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगी, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ जाएंगे और बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी जाहिरातें करेंगे और लोगों को सिर्फ और सिर्फ बरगलाएंगे कि किस तरीके से आदिवासी बेल्ट में प्रोग्रेस किया है। जबकि प्रोग्रेस के नाम पे, प्रोजेक्ट के नाम पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को विस्थापित कर दिया है। उनकी जल, जमीन और जंगल को छीन लिया है, उनको छिन्न भिन्न कर दिया है। आज अगर आप आदिवासी एरिया में जाएं तो आदिवासी एरिया में कोई सुविधा नहीं है। आदिवासी एरिया में अच्छे स्कूल नहीं है, बच्चे स्कूल में नहीं जाते और स्कूल में जाने वाली उम्र में बच्चे शराब पीने लग जाते हैं। यहाँ पे तो ये हालत है और खुलेआम शराब मिलती है, खुलेआम हर गलत काम यहाँ पे आदिवासी एरिया में होता है। यहाँ पे जो GIDC है उसमें भी इन आदिवासियों को, इन ट्राइबल्स को नौकरी पे नहीं रखा जाता और जहाँ पे जो भी नए प्रोजेक्ट आते हैं वह सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को और उद्योगों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। यहाँ पर अभी जो तापी डैम का नया प्रोजेक्ट लाए हैं, उस तापी डैम के नए प्रोजेक्ट से कम 1 से 1.5 लाख आदिवासी विस्थापित होने वाले हैं। अर्थात उनको वहाँ से जड़ से हटा दिया जाएगा। जबकि पेसा एक्ट कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि शेड्यूल ट्राइब को उनके जड़ से ना हटाया जाए और वहीं पर ही उनकी डेवलपमेंट की जाए। खैर, ये तो भारतीय जनता पार्टी है, पूरी सत्ता में है, हर तरफ सत्ता में है, इसीलिए जो चाहे जैसे चाहे वह करती है और बातें बड़ी बड़ी करती है। बड़े बड़े समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देके बताती है कि हमने तो आदिवासियों के लिए ये किया, आदिवासियों के लिए वो किया, पर सही मायनों में उन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया। पिछले 25 साल से ये लोग गुजरात के अंदर है, पर गुजरात की जो दुर्दशा इन्होंने बना रखी है वह हम समय समय पर आपको बताती हूँ और आगे भी बताती रहूँगी। इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के बीच में मेरे वीडियो को भेजिए। इसके साथ ही मैं अपनी बात यही ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।